नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है इंडिया अर्थात भारत। आज के इस भाग 1 में हम जानेंगे कि भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ, अर्थात आज हमारा देश भारत है, उसका नाम किस प्रकार से पड़ा, किस किसने इसका नाम रखा प्राचीन समय से लेकर अब तक। और भारत के कई अन्य क्षेत्रों का जिक्र भी वेद में ग्रंथों में हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है और किस नाम से बुलाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भारत का जो हाल ही में हम मैप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दर्शाया गया है। तो अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत क्या है, एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी परिभाषित सीमाएं हैं, परिभाषित राज्य है और ज्ञात जनसंख्या है। अब जनसंख्या की बात कर ही रहे हैं तो इतना तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। हमसे आगे कौन है? चीन है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय के अंदर भारत की जनसंख्या हो सकता है पहले नंबर पर हो। तो ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। तो बच्चों, क्या आपको पता है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? राजनैतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंदर आप क्या दर्शाते हैं? हमारी पृथ्वी पर जो जो चीजें हमें दिखाई देती है, भौतिक स्वरूप जो है, जैसे कि पहाड़, नदियां, पठार, मैदान आदि। और राजनीतिक मानचित्र पर हम क्या दिखाते हैं? सीमाएं दिखाते हैं। तो ये आज आधुनिक भारत का मानचित्र है जिसके अंदर भारत की राजनीतिक सीमा दिखाई गई है और विभिन्न राज्यों की सीमा दिखाई गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसकी सीमा है? ये राजस्थान की सीमा है। तो इसी प्रकार से ये जो मैप है भारत का राजनीतिक मैप है और आज इसके अंदर सारी परिभाषित सीमाएं हैं, परिभाषित राज्य है। लेकिन क्या पहले ये चीज होती थी? तो पहले ये चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि सीमाएं पहले डिसाइडेड नहीं थी, तय नहीं थी। धीरे 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 वक्त के साथ ये राजनीतिक सीमाएं नियत हुई और इसको मैप पर दर्शाया गया। तो आगे बढ़ते हैं। 500, 2000 या फिर 5000 वर्ष पहले भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा अलग थी। अब अलग कैसे थी? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो राजनीतिक सीमाएं हैं ये पहले से तय नहीं थी, ये समय के साथ धीरे 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 तय हुई। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कई अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया। किसके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। अब आप सोच रहे होंगे भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? तो आपका जो दक्षिण एशिया है उसको भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता था, खास करके वो क्षेत्र जो हिमालय पर्वत के नीचे आता है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि। अब सालों पहले की बात करें, हजारों वर्षों पहले की बात करें, तो ये जो सीमाएं थी वो डिवाइडेड नहीं थी। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा थे। तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है। हमारे हिमालय पर्वत के नीचे का जितना भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसके कई अलग अलग नाम थे और बदलती सीमाएं रही है। भारतीय उपमहाद्वीप जो कि बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। और आज के भारत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी अलग है इससे, बांग्लादेश भी अलग है, भूटान अलग है। तो ये सारी चीजें क्या करती है? ये हमें बताती है कि धीरे 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 हमारे भारत की सीमाओं में कैसे परिवर्तन आया। अब अगर विभिन्न स्रोतों की बात करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि भारत के अतीत और विकास के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। किससे? विभिन्न प्रकार के स्रोत। अब इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मौखिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, कलात्मक स्रोत होते हैं। लेकिन आज के इस भाग में हम खासकर बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की, अर्थात जो चीजें लिखी गई है, चाहे वो वेद हो, ग्रंथ हो, यात्रा वृत्तांत या यात्रा विवरण हो, जो बाहर से आए हुए विदेशी लोगों ने भारत के बारे में लिखा। तो इसी को जानते हुए अब हम ये देखेंगे कि ये भारत का भौतिक मानचित्र है। भारत का नहीं, ये भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक मानचित्र है। अब यहाँ पर भारत की सीमाएं नहीं दिखाई गई है, यहाँ पर दिखाया गया है इधर हिमालय पर्वत है, इधर हिंदू कुश श्रेणी है, तो और भी कई सारी नदियां इस मानचित्र के अंदर दर्शाई गई है। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? जिसके अंदर पहाड़, नदियां, मैदान और बाकी सारी चीजें दिखाई होती है, जो कि भौतिक स्वरूप होता है किसका? हमारी पृथ्वी का। तो ये हमारे भारत का भौतिक मानचित्र है जो कि इधर अरब सागर से घिरा हुआ है,
और इधर की साइड बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो आपको भौतिक मानचित्र भी आना चाहिए और पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक मानचित्र भी आना चाहिए। पूरे इतिहास में भारत को कई नामों से पुकारा जाता है। अब ये नाम किसने रखे? या तो घर के लोगों ने रखे हो या फिर बाहर वालों ने। जैसे आपके भी छोटे नाम होंगे, आपके दोस्त आपको अलग नाम से बुलाते होंगे, आपके घर वाले आपको प्यार से अलग नाम से बुलाते होंगे। तो इसी प्रकार से भारत के भी नाम उसके निवासियों ने, अर्थात हमारे देश के या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के निवासियों ने भी रखे। और किसने रखे? बाहर से आए हुए लोगों ने। तो अब इसमें आप ये जो ऋषि देख रहे हैं, ये लोग ब्राह्मण लोग खासकर पहले लिखने का काम करते थे। कोई भी साहित्य हो, कहानियां हो, कविता हो, वो सब ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी, जैसे कि वेद ग्रंथ आदि। तो आगंतुक जो थे, जो बाहर से आए थे, उन्होंने भी भारत को कई सारे नाम दिए। अब वो आगंतुक हो सकता है घूमने के लिए आए हो, घूमने के पर्पज से आए हो, या फिर भारत पे आधिपत्य जमाने आए हो। तो ये जो अलग अलग नाम है भारत के, ये कई वर्षों से बदले हैं और फिर जाके अभी हम जो भारत मतलब इंडिया अर्थात भारत बोलते हैं, ये हाल ही में नाम पड़ा है या फिर हमारे संविधान में इस नाम का जिक्र हुआ है। तो ये नाम हमें निम्नलिखित से मिले हैं। किन किन से? प्राचीन ग्रंथों से, यात्रियों से और तीर्थयात्रियों के विवरण से, शिलालेख और पांडुलिपियां आदि जो भी लिखी हुई चीजें थी, उनसे हमको ये नाम ज्ञात होते हैं। अब अगर बात करें यात्रियों और तीर्थयात्रियों की, तो कई सारे चीनी यात्री भी आए, फारसी यात्री भी आए। तो इन सब यात्रियों ने भारत को अलग अलग नाम से पुकारा या फिर जाना। आगे बढ़ते हैं। निवासियों का क्या अर्थ है? जो लोग किसी विशेष क्षेत्र के अंदर रहते हैं और काफी टाइम से रह रहे हो, जैसे कि कुछ पीढ़ियां उस जगह पर रह रही हो। ऐसा नहीं है कि कोई 2 दिन पहले आके बसा है, आप उसको वहां का स्थानीय निवासी बोल सकते हो किसी और कंट्री से। ऐसा नहीं होता है। तो निवासी वो लोग होते हैं जो किसी विशेष स्थान पर काफी लंबे समय से रह रहे हो, उसको हम निवासी बोलते हैं। अब अगर बात करें कि भारतीयों ने भारत नाम कैसे रखा, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये कोई ऐसा वैसा चित्र नहीं है। इसके अंदर वेद हैं, चारों वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो चारों वेद है वो हमारे भारतीय साहित्य का हिस्सा है और इसके अंदर भी भारत को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, खास करके ऋग्वेद के अंदर। कैसे? आगे पढ़ते हैं। अब अगर ऋग्वेद की बात करें तो ये भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस ग्रंथ के अंदर लिखे हुए हैं कई सारे मंत्र। ये मंत्र किस लिए प्रयोग में लिए जाते थे? खास करके यज्ञ करने के टाइम देवी देवताओं के लिए ये मंत्र प्रयोग में लिए जाते थे। और ये ऋग्वेद जो है ये हजारों वर्ष पुराना है। कितना? हजारों वर्ष पुराना। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? सप्त सैंधव। सप्त का क्या अर्थ है? 7। जैसे सप्त ऋषि जो 7 तारे होते हैं आसमान में, वैसे ही यहाँ पर भी सप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। सप्त सैंधव का अर्थ है 7 नदियों की भूमि। इधर ये जो भारत का मानचित्र दिख रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, सरस्वती नदी आदि। तो ये सारी नदियां जो भारत की खास विशेषता थी उस टाइम पर, आज भी है सारी नदियां। तो ये इसकी वजह से क्या बोला जाता था? सप्त सैंधव, अर्थात 7 नदियों की भूमि, या फिर ऐसा देश, ऐसा उपमहाद्वीप जिसके अंदर 7 नदियां थी। तो इसको शुरुआत में सप्त सैंधव नाम से जाना गया। अब सैंधव शब्द कहाँ से आया? तो सैंधव शब्द की उत्पत्ति हुई सिंधु से। किससे? सिंधु से। सिंधु क्या है? एक नदी है और इसी नदी के नाम से सैंधव नाम पड़ा। कौन सा? सैंधव। याद रखिएगा। अब अगर भारतीय साहित्य की बात की जाए तो भारतीय साहित्य में भी भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम अलग अलग मिले हैं। कौन कौन से साहित्य है? जैसे कि हमने वेद की बात करी थी, महाभारत हो गई, तो इनके अंदर रामायण हो गई, इनके अंदर भारत के अन्य क्षेत्रों के कई अलग अलग नाम मिले हैं। अब अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत क्या है? भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके अंदर कौरव और पांडवों के बारे में लिखा गया है, उनके युद्ध के बारे में लिखा गया है। इसके अंदर कई सारे क्षेत्रों की सूची दी गई है। कौन कौन से क्षेत्र? जैसे कि कश्मीर, जो कि आज हम देखें तो कश्मीर को उस टाइम पर क्या कहा जाता था? कश्मीर कहा जाता था। दूसरा कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? वर्तमान में हरियाणा में है। और कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। अगर आपके माता पिता ने, दादा दादी ने आपको महाभारत की कहानी सुनाई होगी तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नहीं सुनाई तो कोई बात नहीं, अब जान लीजिए कि कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, जो कि वर्तमान में हरियाणा का भाग है। वंग किसको बोला जाता था? फिलहाल में ये बंगाल का भाग है। अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे कि प्रागज्योतिष। आज जो असम का भाग है उसको हम प्रागज्योतिष बोलते हैं, अर्थात कुछ कुछ असम का भाग जिसको उस समय पर महाभारत के अकॉर्डिंग प्रागज्योतिष बोला जाता था। अगला है कच्छ। कच्छ तो आप जानते ही होंगे, रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। तो ये आज का कच्छ और उस टाइम का कच्छ लगभग सेम है। केरल की बात करें तो आज भी केरल स्टेट, राज्य जो है वही है। ये लगभग आज का जो केरल है उसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़े। अब ये जो मानचित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है? ये भी भारत का भौतिक मानचित्र है। इसके अंदर कई सारे क्षेत्र दिखाए गए हैं, जैसे कि केकय, वालिक, अबंस्ट, शिवी और माहिष्मती हो गई। माहिष्मती नाम आपको याद ही होगा, अगर किसी ने बाहुबली मूवी देखी है तो उसके अंदर ये जिक्र हुआ है माहिष्मती क्षेत्र का। और भी इसमें कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि कारुष, दक्षिण कौशल, जनस्थान, अश्मक आदि। तो ये सारे क्षेत्र जो है ये विभिन्न साहित्यों से या हर अलग अलग जगह से जो कि लिखित रूप में मिली है, वहां पर इन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। अब अगर बात करें कि कैसे पता कि माहिष्मती क्षेत्र यही है, तो वो जो ग्रंथ या फिर जो भी लिखित रूप में हमें साहित्य मिले हैं उसके अंदर विशेषता लिखी हुई होती है किसी भी क्षेत्र की। तो उस विशेषता के आधार पर उस स्थान को बताना कि वो कहाँ पर है बहुत ही सरल है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि प्राचीन समय में इन क्षेत्रों के नाम से भारत में कई सारी जगह थी। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का नाम क्या है? तो वास्तव में हमने कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप का नाम रखा या फिर हमें नाम मिला? तो भारतीय ग्रंथ जो थे उनकी तिथि निर्धारित करना कठिन है। कोई भी ग्रंथ हो वो कितना पुराना है कितना नया है ये चीज पता लगाना आसान नहीं होता, लेकिन हम कुछ कुछ अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित नहीं थी, एकदम सटीक नहीं पता थी, लेकिन फिर भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे कि भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल हुआ था, तो महाभारत के अंदर भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया? भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। तो विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत थे कि सामान्य संवत पूर्व क्या होता है? BCE। तो सामान्य संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों से पूर्व से यह महाकाव्य क्या होते हैं, जिसके अंदर कई सारी कविताएं और ये बड़े बड़े ग्रंथ और महाकाव्य होते हैं। तो महाकाव्य लिखा जाने लगा था जिसके अंदर इन दो शब्दों का कौन कौन से भारतवर्ष और जम्बूद्वीप का प्रयोग किया गया। तो जैसा कि इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे भारतवर्ष का मानचित्र है। भारतवर्ष जो कि हिमालय के नीचे का जितना भी क्षेत्र था उसको भारतवर्ष बोला गया था, जिसके अंदर आज का पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। तो भारतवर्ष नाम ही खुद में इतना बड़ा है जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को संबोधित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत, पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष शब्द प्रयोग में लिया गया। इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित है। लोग कौन कौन से हो सकता है? कोई बड़े कवि हो, राजा हो, या फिर बड़े बड़े ब्राह्मण जिन्होंने महाकाव्य या फिर ग्रंथ लिखे हो। भारतवर्ष का आशय क्या है? भरत के देश। अब हो सकता है यहाँ पर राम के भाई भरत, वो भी तो एक राजा थे, उनके नाम से भरत का देश जो कि भारत पड़ा हो। और भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। और यहाँ पर भरत शब्द से मतलब है एक ग्रुप होता है लोगों का। तो यहाँ पर इसका क्या अभिप्राय है? लोगों का एक प्रमुख वैदिक समूह। कौन सा समूह? वैदिक समूह। और बाद में क्या हुआ? साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम का उल्लिखित हुआ। भरत जो कि भरत का देश, तो भरत को एक राजा के रूप में संबोधित किया गया, भरत नाम को। तो जो भी महाराजा हुए बाद में उनको भी भरत नाम से संबोधित किया गया।
और उसके नाम से क्या पड़ा, हमारे भारत का नाम उस टाइम पर भारतवर्ष या फिर भारत पड़ा। जम्बूद्वीप से हमारा क्या तात्पर्य है, ये दूसरा नाम है जिसका अर्थ है जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के पेड़ों वाली भूमि। तो इसका आशय है जामुन वृक्ष के फल के द्वीप, और ये वास्तव में भारत के अंदर पाया जाने वाला सामान्य पेड़ है जिसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम, जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। तो ये जो जम्बूद्वीप है ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय है। पर्याय क्या होता है, पर्यायवाची, अर्थात एक ही शब्द को जानने के लिए या फिर एक ही शब्द के लिए और भी कई अन्य शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और उनका अर्थ क्या होता है, सेम सेम होता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अशोक, अशोक कौन थे, एक भारतीय सम्राट थे। तिथि लगभग 250 सामान्य संवत पूर्व, याद रखिएगा सामान्य संवत पूर्व का अर्थ है BCE अर्थात जीसस क्राइस्ट या फिर ईसा के जन्म के पहले का समय। और इन्होंने क्या किया, कई शिलालेख छोड़े। शिलालेख क्या होते हैं, पत्थरों पर लिखवाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं इन्होंने खुद ने लिखा हो, इन राजाओं के कई सारे ऐसे लोग रखे हुए होते हैं, कवि होते हैं, कई ब्राह्मण होते हैं जो ये चीजें इनके लिए लिखते हैं, जिसके अंदर क्या लिखा जाता है, उस क्षेत्र की विशेषता, उस राजा की विशेषता या फिर उस राजा ने उस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए। तो कुछ चीजें तो इसमें सच्चाई होती है और कुछ क्या होती है, हवाबाजी भी होती है। तो एक शिलालेख में उन्होंने जम्बूद्वीप का प्रयोग किया। जम्बूद्वीप का क्या मतलब है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उन्होंने जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया। इसमें शामिल है आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भाग आदि। तो ये सारे जम्बूद्वीप के अंदर शामिल थे, जिसका जिक्र किसमें मिला हमें, अशोक के द्वारा लिखवाए गए शिलालेख के अंदर। तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या जाना कि भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ और भारत के जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं उनके अंदर भारत का और भारत के कई अन्य क्षेत्रों का नाम क्या क्या मिला और किसने किसने लिखा। अब रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न, सैंधव शब्द किस शब्द से आया है। सैंधव शब्द किससे आया था, या फिर सप्त सैंधव जो बोला गया था, 7 नदियों की भूमि हमारे भारत के बारे में बोला गया था। विकल्प 1 है सिंधु, दूसरा सरस्वती, तीसरा गंगा और चौथा है यमुना। तो सैंधव नाम से ही पता लग रहा है ये किससे मिलता जुलता है, सिंधु शब्द से। तो सिंधु नदी से सैंधव शब्द का विकास हुआ या फिर ये शब्द उत्पत्ति हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्बूद्वीप शब्द का क्या अर्थ है। विकल्प 1 हिमालय, दूसरा भारतीय उपमहाद्वीप, तीसरा गंगा नदी, चौथा है पश्चिमी भारत। तो जम्बूद्वीप शब्द का अर्थ है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप कौन सी जगह है, हमारे दक्षिण एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, खास करके हिमालय पर्वत के नीचे के क्षेत्र को। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कौन सा क्षेत्र आज के असम से मेल खाता है। हमने कई सारे क्षेत्रों के नाम पढ़े थे जो कि महाभारत में मिले और आज वो किस क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो असम को किस नाम से जाना गया था। विकल्प 1 कश्मीर, कुरुक्षेत्र, प्रागज्योतिष, केरल। तो कश्मीर आज का कश्मीर ही है, कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा का भाग है, प्रागज्योतिष केरल, केरल कहाँ है, केरल तो राज्य है। तो इसका उत्तर क्या है, प्रागज्योतिष अर्थात विकल्प स इसका सही उत्तर है। तो ये तो हो गया रिवीजन। जिसने अच्छे से उत्तर दिए हैं वेरी गुड, और जिसने नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए इस चैप्टर को, ताकि आप इनका आंसर आसानी से दे सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।